रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स हैं। हम कुछ जजमेंट्स और कुछ डिस्कशन और करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि एविडेंशियल वैल्यू क्या है और एविडेंशियल वैल्यू किस तरह से काम करती है, हम इसके ऊपर भी थोड़ा देखते हैं। प्लीज एक केस का नाम लिखेंगे, प्लीज एक केस का नाम लिखेंगे। गुड मॉर्निंग मुरली। एक केस का नाम लिखेंगे। सवाल ये है कि जो विशेषज्ञ साक्ष्य दे रहा है, मान लीजिए आप कोर्ट में बैठे हैं और कोर्ट में एक ऐसा केस आया है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को फोर्ज किया गया है। मतलब ये जो दस्तावेज या फिर जो संविदा तैयार किए पक्षकारों ने, इन्होंने मिथ्या साक्ष्य बनाया यहाँ पे, या फिर उन्होंने फोर्ज किया है, उसको जाली दस्तावेज बनाया। आपके सामने ये सवाल है और दूसरी पार्टी यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रही है कि जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर उस आदमी के नहीं है, सिग्नेचर मिसमैच है, सिग्नेचर जो है ये कॉपी किए गए। अब आपको पता है सिग्नेचर कॉपी किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए हर आदमी का सिग्नेचर, सबके सिग्नेचर ऐसे नहीं होते कि बहुत ज्यादा, गुड मॉर्निंग, सब लोगों के सिग्नेचर ऐसे नहीं होते कि बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करे और बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश हो दूसरे आदमी से। तो सिग्नेचर आपको पता है कॉपी हो सकते हैं, फिंगरप्रिंटिंग कॉपी हो सकती है, हैंडराइटिंग कॉपी हो सकती है। तो मान लीजिए आप एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और सामने वाली पार्टी अगर ऑब्जेक्शन लेके आती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो साइन है ये उस पार्टी के नहीं है, या फिर जो ये जो विल है, वसीयत है, वसीयत पे साइन उसके नहीं है, तो बीइंग ए जज आपको क्या करना होगा और आप क्या करते हैं, क्या स्टेप्स लेते हैं, उसके रिगार्डिंग जो बात की गई है वो साक्ष्य अधिनियम के साक्ष्य अधिनियम धारा 39 के अंदर बात की गई इसके रिगार्डिंग। और इसके रिगार्डिंग जितनी भी हम बात की हम इसको पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और जो सेक्शन 39 है इसमें हमने बताया कि चार तरह की चीजें हैं जहां पर आप एक एक्सपर्ट विटनेस अपॉइंट कर सकते हैं। एक फॉरेन लॉ हो गया, साइंस एंड आर्ट हो गया, फिंगरप्रिंटिंग और थंब इंप्रेशन हो गया। आप इनके लिए क्या कर सकते हो सर? एक्सपर्ट बिठा सकते हो, जैसे विदेशी विधि हो गई, विज्ञान कला हो गई और उंगली और हाथ के निशान हो गए। अब आप इन सब चीजों के लिए क्या कर सकते हो सर? एक विशेषज्ञ साक्ष्य बिठा सकते हो। तो आपने भी फिर क्या किया सर? एक्सपर्ट बिठाया। लेकिन जो एक्सपर्ट ने आपको रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल अलग है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्रिमिनल केस की ट्रायल चल रही थी और आई विटनेस आके बोलते हैं वहां पे, आई विटनेस क्या बोलते हैं कि सर उसने उसके सर पे एक डंडा मारा। क्या बोला? उसने उसके सर पे एक डंडा मारा। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से पता लग रहा है कि उसके सर पे मल्टीपल वार हुए हैं, क्योंकि जो स्कल जो होता है, जो हड्डी होती है, कपाल जिसको हम बोलते हैं, ये कपाल ब्रोकन नहीं हो सकती एक वार में। जैसे जो स्कल होती है, जो कपाल होती है, वो ब्रोकन होती है। जैसे आप मान लीजिए सर पे चोट मारी, तो एक चोट अगर यहाँ लगी तो यहाँ से हेड ब्रोकन होगा। एक इधर लगी है, एक इधर लगी है, एक इधर लगी है, और मल्टीपल अटैक होकर यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गए। आई विटनेस कह रहे हैं कि सिर्फ एक सिंगल ब्लो हुआ है स्टिक का, मतलब एक बार डंडा मारा गया है सर के ऊपर। ये खोपड़ी है, खोपड़ी पे एक ब्लो इधर से था और मल्टीपल ब्लोज है। लेकिन आई विटनेस कह रहे हैं कि सर एक ही बार मारा है। किसके ऊपर रिलाई करोगे? आई विटनेस के ऊपर या फिर मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर? मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर। तो ये वेरी करता है, केस टू केस वेरी करता है। क्या हर मामले में अलग अलग हो सकता है जैसे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है ये सिर्फ एक एडवाइस है। क्या है सर? ये सिर्फ एक सलाह है, सलाह से ज्यादा इसका महत्व नहीं है। लेकिन अगर वो कोई सलाह भी दे रहा है तो वो सलाह क्या है? रेलेवेंट है। याद करो मैंने आपको डिफरेंस लिखा था लास्ट क्लास में कि ऑर्डिनरी विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस में क्या अंतर होता है। ऑर्डिनरी विटनेस की हर बात रिलेवेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सपर्ट विटनेस की हर एक बात, चाहे वो कॉन्ट्राडिक्ट करे, चाहे वो सपोर्ट करे, चाहे वो कोरोबरेट करे, चाहे वो कॉन्ट्राडिक्ट करे, चाहे वो संपुष्ट करे या फिर विरोधाभास बात करे, हर बात क्या होती है सर? रिलेवेंट होती है। ये बेसिक फंडामेंटल्स है एक्सपर्ट विटनेस के। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स। ये बात क्लियर है? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक केस और हम लोग देखेंगे, देन वी विल मूव फर्दर। देन केस का नाम लिखिए मुरारी लाल। इससे लैंडमार्क जजमेंट और 1980 का जजमेंट है ये, जिसने एक्सपर्ट विटनेस को बहुत डिटेल में बात की है। मुरारी लाल, केस का नाम लिखिए मुरारी लाल। कुछ रिसेंट जजमेंट भी आए, मैं उनको भी लिखवाऊंगा। मुरारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। This is 2000. This is 1980. Yeah, this is 1980 judgment.
अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स हेल्ड किए। देखिए, दो तरह के जजमेंट्स होते हैं। जो बच्चे अभी लॉ के अपने फाइनल सेम में हैं, या फिर जो बच्चे अभी लॉ कर रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, दो तरह के जजमेंट्स होते हैं। एक होते हैं लैंडमार्क, एक होते हैं लेटेस्ट। लैंडमार्क जजमेंट्स हम उनको कहते हैं जिनसे वो प्रिंसिपल आया था, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया केशवानंद भारती से, हिज होलीनेस श्रीपद वेलगुरु केशवानंद भारती जी महाराज, उनसे वो केस से बेसिक स्ट्रक्चर आया। ठीक है, लेकिन आप अगर बाकी लॉज की बात करते हो तो रिसेंट जजमेंट्स भी होंगे। तो रिसेंट जजमेंट्स इसी को रिहाइड्रेट कर रहे होंगे, मुरारी लाल वाली बात कोई। तो लेटेस्ट और लैंडमार्क दोनों जजमेंट्स याद कीजिए। फिर ऐसे तो देखिए, एग्जाम में दो ही तरह के जजमेंट पूछे जाते हैं, या तो लेटेस्ट हो या लैंडमार्क हो। और लेटेस्ट में भी अगर कोई न्यू बात बोली कोर्ट ने तो उसको आप लिख सकते हो। लिखिए इसमें क्या क्या लिखना है। पहला पॉइंट लिखिए, the opinion of the opinion of an expert witness, the opinion of an expert witness, विशेषज्ञ साक्षी की राय, विशेषज्ञ की साक्षी की राय, the opinion of an expert witness never be acted upon unless it is corroborated, unless it is corroborated, unless it is corroborated, unless it is corroborated. विशेषज्ञ की साक्षी राय पर जब तक ज्यादा भार नहीं दिया जाएगा, पर जब तक ज्यादा भार नहीं दिया जाएगा, पर जब तक ज्यादा भार नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह अन्य साक्ष्यों से संपुष्ट ना हो, अन्य भार नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह अन्य साक्ष्यों से संपुष्ट ना हो, जब तक कि वह अन्य साक्ष्यों से संपुष्ट ना हो। मतलब अगर बाकी एविडेंसेस भी सेम बात बोल रहे हैं तो आप उसका रिलाई करो। ठीक है, बाकी साक्ष्य सही बात, वही सेम बात रिपीट करेगा, मतलब क्या होता है, कोरोबरेट। अब कोरोबरेट का मतलब क्या है सर, कि बाकी एविडेंसेस जो बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक विटनेस आके बोल रहा है कि सर उसके सर पर एक ही ब्लो हुआ था, एक ही ब्लो हुआ था, लेकिन बाकी बाकी जितने भी विटनेसेस आ रहे हैं वो सब ये बोल रहे हैं कि सर उसको बहुत सारा पिटा गया है, और मेडिकल रिपोर्ट भी यही कह रही है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये मैं आईपीसी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, तब मैं एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों को। जैसे मान लीजिए 2 फ्लोर का मकान है। कितने फ्लोर का मकान है? दिस इज ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, और दोनों फ्लोर के रास्ते ना बाहर से जा रहे हैं, जैसे हाउसिंग बोर्ड वाले मकानों में होता है ना, बाहर से रास्ता निकल जाता है। यहाँ पे एक पर्सन रहता है ए, और यहाँ पे 2 पर्सन रहते हैं बी और सी। इनका कोई लिंक नहीं है, मतलब एक जो मकान मालिक होगा उसने एक फ्लोर इसको दिया हुआ है, एक फ्लोर इसको दिया हुआ है। बात समझ में आई? एक दिन क्या होता है सर, इसका एग्जाम रहता है, और ये अपने गाने चला के पार्टी कर रहे होते हैं तेज तेज आवाज में। तो ये जाके मना करता है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर वापस जाता है तो इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। तो ये बी और सी ए को बहुत पीटते हैं, बी और सी ए को बहुत पीटते हैं। एक घायल अवस्था में नीचे आता है और गेट के बाहर बैठ जाता है, और एम्बुलेंस को फोन करता है और पुलिस को फोन करता है। पुलिस जो टाइम से नहीं आती 20 मिनट बाद, लेकिन एम्बुलेंस समहाउ पहुंच जाती है 10-15 मिनट में। एम्बुलेंस ड्राइवर जो कि बहुत ड्रंकन हालत में था, किसमें आता, बहुत दारू पी रखी थी एम्बुलेंस के ड्राइवर ने। ठीक है, जो एम्बुलेंस है, ठीक है ना, उस पर प्लस लगा देता हूँ। दिस इज एन एम्बुलेंस ड्राइवर जो कि बहुत ड्रंकन हालत में था। यह आदमी ऐसा है कि अभी तक इसकी डेथ नहीं हुई है। एक ही क्या नहीं हुई है सर, डेथ नहीं हुई, बट ही इज इन वेरी अनकॉन्शियस स्टेट, मतलब वो बेहोशी की हालत में है। लेकिन वो, तो एम्बुलेंस यहाँ पहुंचती है, घर का नंबर बता देता है, तो यहाँ पे आदमी पड़ा होता है। तो आदमी इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं है, लेकिन उसके साथ एक कंपाउंडर होता है। एम्बुलेंस में क्या होता है, 2 लोग होते हैं एम्बुलेंस में, एक ड्राइवर एक कंपाउंडर। वो हेड टू हेड बॉडी को उठाते हैं, उसकी बॉडी तो क्या मतलब जिंदा ही होता है, लेके जाते हैं। ड्राइवर ने भी शराब पी रखी थी। आगे चल के दिस एम्बुलेंस कोलाइडेड विद एक पेड़ होता है, उससे एम्बुलेंस टकरा जाती है। टकराने की वजह से क्या होता है, जो पर्सन था उसको और ज्यादा इंजरीज कोज होती है। क्या होती है? और ज्यादा इंजरीज कोज होती है। मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि इसकी जो डेथ हुई है वो हेड इंजरीज और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। ठीक है,
और ये जो हेड इंजरीज हुई है ये इसको एक्सीडेंट के थ्रू मिली है, ठीक है। और डेथ और मेडिकल रिपोर्ट भी बताती है कि इसके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए ड्यू टू इनकी पिटाई की वजह से भी। बात समझ में आई? अब आपके सामने सवाल ये है कि अगर आप जज हो और आपको अगर मेडिकल रिपोर्ट मिल गई एक्सपर्ट एविडेंस की, तो आप लायबिलिटी किसकी तय करोगे? बी और सी के ऊपर क्या लायबिलिटी लगाओगे? और जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, मान लीजिए जिसका ड्राइवर का नाम डी है, इस डी के ऊपर क्या लायबिलिटी लगाओगे? इसकी क्या लायबिलिटी होगी और इसकी क्या लायबिलिटी होगी? सवाल ये है। आईपीसी में जब हम पढ़ेंगे तब हम जो भारतीय न्याय संहिता है उसको हम पढ़ेंगे, तो मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देके वेरियस पर्सन की लायबिलिटीज डिस्कस करूंगा। इनकी क्या लायबिलिटी होगी, इनकी क्या लायबिलिटी होगी, दैट इज द मेन क्वेश्चन हियर। और इसी क्वेश्चन पे हमको आउटकास्ट फोकस करना है। इस टाइप के सवाल आते नहीं है आरजेएस में, इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टेड सवाल होते हैं। लोग ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे और ऐसा ही कोई मिलता जुलता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का लगा देते हैं ऑब्जेक्शन में। तो यूजुअली क्या होता है, एग्जाम्स अवॉइड करती है इस टाइप के सवाल पूछना, क्योंकि दीज कंसेप्ट दिस क्वेश्चंस आर, देखिए आईपीसी इसको हम बीएनएस कहते हैं, अब भारतीय न्याय संहिता, ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इसे टफ सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा जिंदगी में। वो क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि सर अभी जब पूछा था इन्होंने 2024 के प्री में, उस पर भी एक ऑब्जेक्शन लग गया था। रमेश और सुरेश वाला जो गोली मारते एक दूसरे को पीछे भाग के, उस पर भी ऑब्जेक्शन लग गया था। अब सवालों पे जब ऑब्जेक्शन लगते हैं तो हाई कोर्ट यूजुअली अवॉइड करते हैं, और बाद में भी उसको डिलीट किया था, चेंज किया था, आंसर चेंज करना पड़ा उन्हें। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना कि ऑब्जेक्शंस फाइल होते हैं, क्योंकि हर आदमी का ओपिनियन अलग है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस अलग अलग फैक्ट्स पे आए, हर जज का दिमाग अलग है। तो सेटल्ड प्रिंसिपल्स आईपीसी में जो मैक्सिमम पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे? इलस्ट्रेशन। बीएनएस में भी क्या पूछा जाएगा मैक्सिमम? इलस्ट्रेशन। क्योंकि इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं भैया, जो बुक में लिखा हुआ है वो तो सही होगा ना, जो डायरेक्ट में लिखा है उसके ऊपर कौन ऑब्जेक्शन लेके आएगा? इसलिए बीएनएस जहां पे भी आएगा, जैसे एपीयू के बच्चे हैं तो उनको सिर्फ आईपीसी के डायरेक्ट आईपीसी के इलस्ट्रेशन सारे पढ़ के जाओ, एक भी इलस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए आंख बंद करके। सवाल आता भी वही सही है, आप आरजीएस में देख लीजिए, 21 वाला पेपर देख लीजिए, 19 वाला देख लीजिए, सब में इलस्ट्रेशन ही पूछे हैं। एंड व्हाई दे आस्क इलस्ट्रेशंस फ्रीक्वेंटली? क्योंकि इलस्ट्रेशन सेटल्ड होते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन सेटल्ड है क्या? एक आदमी कहेगा सर बी और सी पर अटेम्प्ट टू मर्डर लगाओ, क्या लगाओ इन पे? वहीं एक आदमी कहेगा सर इनके ऊपर मर्डर लगाओ। अब आप कहोगे सर मर्डर क्यों लगाया हुआ है बी और सी पर? क्योंकि सर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तो इन्हीं की मारने की वजह से हुए ना, वो भी तो कॉज ऑफ डेथ है। आप कहोगे नहीं सर अटेम्प्ट टू मर्डर ही लगेगा, क्योंकि सर उसकी जो इंजरी हुई है वो ड्यू टू मल्टीपल हेड इंजरीज और बहुत सारे उसका ब्लड लॉस हुआ है, उसकी वजह से हुई है। वो ब्लड लॉस एम्बुलेंस में गया इस वजह से हुई ना। अब आप एक आदमी ये कहेगा, तो देयर आर कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ओपिनियंस। जजेस वो एविडेंस के थ्रू जाते हैं और उस एविडेंस, उस साक्ष्य के साथ जाते हैं जिस पर कोरोबरेटिव एविडेंस होते हैं, जिस पर संपुष्ट करने वाले साक्ष्य होते हैं। जैसे पुलिस गई बी और सी के घर में, वहां पे जाके उनको पता चला कि उसको जो मारा गया है वो अपना मूसल होता है ना, मूसल, लोहे का मूसल देखा है आपने? अरे यार एक कूटने का होता है ना, मसाला कूटने का, इसमें एक ऐसा होता है लोहे का जो कैसे मसाले कूटता रहता है, उससे उसको पीटा गया है। या फिर हथौड़ी मिली है घर में, उससे उसको पीटा गया है। तो हथियार जितने ज्यादा सशक्त होंगे, मतलब ये वेपन्स जितने आपको मिलेंगे, लीथल वेपन्स मिलेंगे, और वाइटल पार्ट्स ऑफ बॉडीज पर अगर अटैक है तो लायबिलिटी बनती है मर्डर की। लेकिन अगर घर में सिर्फ डंडे मिले हैं और हाथों से मारा है तो लायबिलिटी बनती है अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड की। डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर, बाकी एविडेंसेस के ऊपर। इसलिए मैंने लिखा है कि जब तक अदर कोरोबरेटिव एविडेंसेस ना मिले, एक्सपर्ट के ओपिनियन पे रिलाई नहीं करना है। और ये इस केस में भी ये बोला, जैसे लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आई? पहला पॉइंट। सेकंड लिखिए प्लीज। In cases of circumstantial evidences, पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य के मामले में, पारिस्थितिक जन्य साक्ष्यों के मामलों में, इन केसेस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, पारिस्थितिक जन्य साक्ष्यों के मामलों में विशेषज्ञ की राय को संपुष्ट होना आवश्यक है। विशेषज्ञ की राय को संपुष्ट होना आवश्यक है।
विशेषज्ञ की राय को संपुष्ट होना आवश्यक है। Circumstantial evidences. The opinion of an expert witness must be corroborated. The opinion of an expert witness must be corroborated. The opinion of an expert witness must be corroborated. कोई मुझे 5 प्रिंसिपल्स बताएगा शरद बच्चन शारदा के इस क्लास में? Is anyone in the class who can tell me the what are the 5 principles जो हमने डिस्कस किए हैं? चलो 3 बता दीजिए। ठीक है, दूसरी थ्योरी नहीं होनी चाहिए। ओके, ओके, और 2 बियॉन्ड रीजनेबल होना चाहिए, अदर थ्योरीज नहीं होनी चाहिए, और जो हाइपोथेसिस हमने लिया है कोरोबोरेटिव एविडेंस होना चाहिए। हाइपोथेसिस जो हमने लिया है, चलिए 3 बहुत है। अभी आप लोगों को एकदम से पूछा है मैंने, तो 3 भी मेरे को लगता है ठीक ठीक बताए, बाकी अब पढ़ लीजिएगा। तो मतलब जहां भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात आएगी तो मतलब कोई निश्चयक सबूत नहीं है आपके पास, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है आपके पास में, कोई और ऐसी कहानी नहीं आ रही है जिसके जो किसी और को, अक्यूज के अलावा किसी और पर्सन को इनकल्पेट करे, उस अक्यूज उस अपराधी व्यक्ति के ऊपर आरोप सृजित करे। कोई थ्योरी नहीं है आपके पास में। तीसरी चीज, कोई ऐसी परिकल्पना नहीं है, कोई ऐसी हाइपोथेसिस नहीं है जो उसके अलावा किसी और को इनकल्पेट करे। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में अगर एक्सपर्ट कोई ओपिनियन दे रहा है तो उसके ओपिनियन को सिर्फ कोरोबोरेटिव नेचर पे ही आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस है नहीं, और जितने हैं उतने कोरोबोरेटिव भी अगर नहीं होंगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, थर्ड लिखिए। The opinion of expert is not decisive or conclusive, or is not decisive or conclusive, decisive or conclusive। लिखिए, विशेषज्ञ की राय निर्णायक या निश्चायक नहीं होती है, निर्णायक या निश्चायक नहीं होती है। The court should accept their opinions as advice. The court should accept their opinion as an advice. न्यायालय को उनकी राय सलाह की तरह लेनी चाहिए। न्यायालय को उनकी राय सलाह की तरह लेनी चाहिए। किसका नाम लिखिए, अब हेडिंग डालिए मेडिकल ओपिनियन, चिकित्सक की राय। अब चिकित्सक की राय में हम क्या समझेंगे वो समझिए। ये सब जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे स्तर पर तब आपको बहुत हेल्प करेगी ये चीज, या फिर आप जब जज बन जाएंगे तब आपको हेल्प करेगी। मेरा काम यहाँ पे आपको लॉ पढ़ाना है, जज बनना, लिटिगेशन करना इट्स योर प्रेरोगेटिव, आपको जो इच्छा वो करो। मेरा काम यहाँ पे आपको अच्छा लॉ पढ़ाना है। क्या होता है मेडिकल ओपिनियन, चिकित्सक की राय क्या होती है, इसको समझेंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए एक आदमी के 2 बार पोस्टमार्टम करवाए गए। दिस इज पर्सन ए, इसकी डेथ हुई। एक तो इसका पोस्टमार्टम हुआ इसकी डेथ के कुछ घंटों बाद, यहां पर ये मालूम पड़ा कि इसकी डेथ हुई है ड्यू टू पॉइजन, किसी ने इसको जहर दिया है। घर वालों को शक था कि भाई ये आदमी तो 2 दिन से घर में ही था, 2 दिन से कहीं बाहर ही नहीं गया, इसको जहर कौन देगा। पुलिस वाले ने पकड़ लिया घर वालों को कि भाई तुम लोगों ने जहर दिया है इसे।
एक और पोस्टमार्टम कराने की बात बोली इन्होंने कि सर एक और पोस्टमार्टम कराया जाए, 2 दिन से घर में आप चेक कर लीजिए जहर कहाँ है। और शरद शरद बृजचंद्र शारदा के अंदर आपको मैंने 4 प्रिंसिपल्स भी बताए थे जहर वाले। जब भी किसी की डेथ हो जहर से तो 4 प्रिंसिपल्स काम करते हैं। पहली बात तो ये कि जहर उस आदमी के पास होना चाहिए जिस जो अक्यूज है उसके पास से जहर की रिकवरी मैंडेटरी है। दूसरी बात उसको एडमिनिस्ट्रेट कराने का मतलब जहर देने का उसके पास में मौका अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तीसरी बात कि उसकी डेथ उसी जहर से हुई हो। और एक और थ्योरी थी जो मुझे याद नहीं आ रही अभी, लेकिन ये 4 थ्योरीज मैंने आपको उस टाइम पढ़ाई की। जब भी पॉइजन की बात होगी तो ये 4 थ्योरीज काम करेगी। आदमी की डेथ हुई तो पोस्टमार्टम में उसको बताया कि इसकी जहर से हुई है और डॉक्टर ने क्या किया विसरा कलेक्ट करके सैंपल जयपुर भिजवा दिया। मान लीजिए रिमोट एरिया में डेथ हुई है और जयपुर भिजवा दिया हेडक्वार्टर पे कि वहां से रिपोर्ट आने में 72 घंटे लगेंगे। पुलिस वालों को ऊपर और दबाव बनाया, पॉलिटिकली फैमिली स्ट्रांग थी उन्होंने दबाव बनाया कि एक बार और पोस्टमार्टम होना चाहिए। इस बार जो पोस्टमार्टम में आया वो आया फूड पॉइजनिंग। क्या आया कि पॉइजन तो है लेकिन कौन सा पॉइजन है, फूड पॉइजन। अब एक्सपर्ट के यहाँ पे 2 ओपिनियंस हैं क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर साहब पहले अलग थे और दूसरे अलग है। इन्होंने पॉइजन बताया था कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, लेकिन इन्होंने बताया कि कोई फूड ने किसी के साथ रिएक्शन करके पॉइजनस फॉर्म ले लिया, तो उसकी डेथ हुई है। आप बताइए किस पर रिलाई करोगे। यहीं पे हमें जरूरत पड़ती है मेडिकल ओपिनियन की। क्या मेडिकल ओपिनियन को इतना वेटेज दिया जाना चाहिए? दैट्स द मेन क्वेश्चन, दैट्स द मेन क्वेश्चन एंड दैट्स द मेन इशू। क्या आप मेडिकल एविडेंसेस को ओवरवेट करने के लिए बोल सकते हो? जैसे मान लीजिए मेडिकल ओपिनियन की मैं बात करता हूं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस है इसके अंदर, उसके अंदर में एक दो केस डिक्टेट करा देता हूं आपको। केस का नाम लिखेंगे पंजाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दोनों ही स्टेट है, देखो नाम क्या है केस का, पंजाब सिंह। ये केस का नाम मत लिखो तो उनको फॉल्स फ्रेमसी लग सकता है। केस का नाम यही है तो ये लिखवाऊंगा और क्या, कहां से मन से लिखे आऊं। पंजाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो तुम्हारी कॉपी कोई चेक करे और बोले कि ये कैसा नाम लिख दिया इसने, मन से बनाया क्या? पूरा साइटेशन लिखवाता हूँ इसका। पंजाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, दिस इज AIR 1994 SC 1223। पूरा साइटेशन लिखना। लिखिए इसमें लिखिए where the direct evidence where the direct evidence is very satisfactory and reliable, where the direct evidence is very satisfactory and reliable, जहां कहीं भी जहां कहीं भी प्रत्यक्ष साक्ष्य 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 विश्वसनीय व संतुष्टिपूर्ण है, विश्वसनीय व संतुष्टिपूर्ण है, विश्वसनीय व संतुष्टिपूर्ण है, विश्वसनीय व संतुष्टिपूर्ण है, then medical evidences cannot override cannot override cannot override the direct evidence, then the medical evidence cannot override the direct evidence। तो 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 चिकित्सकीय साक्ष्य तो चिकित्सकीय साक्ष्य तो चिकित्सकीय साक्ष्य तो चिकित्सकीय साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य को
प्रत्येक साक्ष्य को अधिभावी नहीं कर सकते, अधिभावी नहीं कर सकते, अधिभावी नहीं कर सकते। किसका नाम लिखिए? अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। किसका नाम लिखिए? अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, किसका नाम लिखिए प्लीज? अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में लिखिए। However, where the medical report differed from the injuries described, however medical report differed from the injuries described, हालांकि जहां हालांकि जहां हालांकि जहां हालांकि जहां चिकित्सकीय रिपोर्ट में हालांकि जहां चिकित्सकीय रिपोर्ट में प्रदर्शित की गई प्रदर्शित की गई चोटें प्रदर्शित की गई चोटें प्रत्येक साक्ष्य से भिन्न हो तो 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 मेडिकल रिपोर्ट पर मेडिकल रिपोर्ट पर मेडिकल रिपोर्ट पर तो मेडिकल रिपोर्ट पर मेडिकल रिपोर्ट पर ज्यादा साक्ष्यिक महत्व रखा जाएगा या अधिक साक्ष्यिक महत्व रखा जाएगा, अधिक साक्ष्यिक महत्व रखा जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं इंग्लिश में। Where the medical reports differed from the injuries described by the where the medical report differed from the injuries described by the witness, injuries described by the witness, the medical evidences should prevail. The medical evidences should prevail. The medical evidences should prevail. There is a 2019 जजमेंट, मैं जजमेंट आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अभी जजमेंट में जस्टिस एनवी रमन्ना ने क्या बोला मैं आपको वो समझाता हूं। मैं इस जजमेंट में क्या बोला वो समझिएगा और इस जजमेंट में क्या बात की गई मैं उसको भी आपको समझाऊंगा। इस जजमेंट में क्या कहा गया, क्या कहा गया मैं वो भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको ना पोडियम को थोड़ा सा साइड में किया जाए। तुम ऑनलाइन वाले बच्चे जो पढ़ते हैं मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ जब ऐसे कुछ देखने के लिए, तो फिर दिखता नहीं होगा ना मैं ऑनलाइन, जैसे मैं थोड़ा साइड में हो गया पर मैं पोडियम के ऊपर कुछ रख के देख रहा होता हूँ। आवाज तो आएगी, आवाज तो डेफिनेटली द वॉइस वुड कम ना, बट भाई आप लोगों को ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए मुझे, शुड आई मेक ए शिफ्ट और दिस पोडियम टू हियर ऑन दैट वे, ताकि मैं आपको देखता रहूं और आप भी मुझे देखते रहे। बताइए, इट्स योर प्रेरोगेटिव, आप बताइए मुझे कि आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा साइड में करना चाहिए इसे। एक केस का नाम लिखिए जिसका नाम है चेनाडी जलापति रेड्डी। केस के फैक्ट्स भी आपको तो बताता हूँ। दिस इज 2019 जजमेंट, 2019 का जजमेंट है। किसका नाम है? चेनाडी जलापति रेड्डी। चेनादी जलापति रेड्डी वर्सेस बदाम प्रतापा रेड्डी। उसको बदाम कहोगे या बदाम कहोगे तुम्हें नहीं पता। ऐसे नाम कोई लिखता है ना तो उसमें बिल्कुल लगता है कि हाँ सर ये बिल्कुल सही केस का नाम लिखा हुआ है सर, और इसे पंजाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा लिखोगे ना तो लगेगा कि फर्जी नाम लिख के आए हो। इसलिए साइटेशन लिखवाई वहां पे कि ये थोड़ा फर्जी टाइप लग रहा है, बट ठीक। इस केस का नाम, अब इस केस में होता क्या है,
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में देखो क्या बोला। मैं इस केस के फैक्ट्स तुम्हें बताता हूँ मैं हुए क्या। दिस इज द 2019 जजमेंट, 2019 का जजमेंट है बाय जस्टिस एन वी रमन्ना। ये 3 जजेस बेंच जजमेंट था। अब इस केस में होता क्या है वो सुनिएगा। अरे सर इस केस में ऐसा हुआ कि एक विल बनाई थी और विल में सारी प्रॉपर्टी एक भाई को दे दी, ठीक है। दूसरे भाई ने इसके ऊपर केस फाइल किया और बोला कि जो ये जो साइन है ना सर, जो साइन है नीचे, ये क्या है, फोर्स्ड है, नकली साइन किए हैं इसने, ठीक है। एक्सपर्ट आता है और एक्सपर्ट आके बोल देता है कि ये जो साइन है, ये साइन और जो पुराने साइन है, कभी इसके पिताजी के जो पुराने साइन रहे होंगे, ये तो सर मैच नहीं कर रहे। ये साइन, ये जो सिग्नेचर है ये मिसमैच है। तो ट्रायल कोर्ट क्या करता है, ट्रायल कोर्ट क्या करता है, जो सूट फाइल होता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि भैया इस पे डिक्लेरेशन दिया जाए, तो उस पे क्या हो गया, ट्रायल कोर्ट उसको डिसमिस करके और एक डिक्री निकाल देता है वहां पे, होता है कि सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ये केस जाता है अपील के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात में कहता है कि भैया एक्सपर्ट के एविडेंस के ऊपर तुम रिलाई करके कोई जजमेंट नहीं दे सकते। क्या सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन या सोल बेसिस ऑफ जजमेंट के लिए आप एक्सपर्ट का एविडेंस यूज करेंगे? क्या एक्सपर्ट ने कोई, क्या विशेषज्ञ ने कोई राय दी, क्या उसी के राय के ऊपर आप क्या निर्णय दे देंगे क्या? बाकी चीजें भी तो देखें। वैसे संपुष्टि तुमने क्या करी है, तुमने कोरोपेटिव क्या किया है? अरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो ये भी शक्ति दी गई है, न्यायालय खुद भी चाहे तो खुद भी ऐसे बैठ के दोनों को राइटिंग मैच कर सकता है, एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि एक्सपर्ट क्या पता बिक गया हो। अभी कल लिखवाया था ना कि क्यों नहीं रिलाई करना चाहिए एक्सपर्ट के ऊपर। पोर्ट्स वाला केस ही बताया था मैंने आपको कि पोर्ट्स कार केस में क्या हुआ था, उससे मेडिकल सैंपल ही, उसने ब्लड सैंपल ही फेंक दिए थे। तो इट कैन बी एनीथिंग ना। हाउ कुड यू रिलाई अपॉन द एक्सपर्ट एविडेंस? हाउ कुड यू गो विद द एक्सपर्ट एविडेंस? You cannot go with the expert evidence. You have to make sure the why the expert evidence should work, why the expert evidence should rely upon. ये बात आपको समझ में आई जो मैंने समझा रहा हूं मैं आपको? तो इस केस में भी ऐसा आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कैटेगरिकली ये बात बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं जो लाइन बोली इस केस के अंदर मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, तो सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है इट मे नॉट बी सेफ सोलली रिलाई अपॉन सच एविडेंसेस। मतलब सिर्फ अगर आप उसी के साक्ष्य के ऊपर आकर निर्णय दे देते हो तो ये सेफ नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात बोलता है द कोर्ट में सीक इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल कोरोबरेशन इन द फैक्ट्स। न्यायालय को स्वतंत्र रूप से अन्य संपुष्ट साक्ष्य को भी देखना होगा। इंडिपेंडेंटली रिलाई अपॉन द अदर कोरोबरेटिव एविडेंसेस आल्सो। जब जो बात मैं आपको बता रहा हूं, और न्यायालय ने भी बोला कि देखिए एक्सपर्ट का जो एविडेंस है वो सिर्फ एक फैक्ट है, वो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। वो रिलेवेंट हो सकता है, बट इट इज नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस। जजमेंट जितने फेवर के नहीं ना, उससे तो अगेंस्ट के जजमेंट्स हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि एक्सपर्ट एविडेंस का कोई बहुत खास मतलब नहीं है। वो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि यार एक्सपर्ट ने वो रिपोर्ट बना के दी है, उसने ये बना के दिया है, तो भैया वो एक्सपर्ट है बस। समझ में आई? लिख लीजिए इस केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। और ये सेटल्ड लो है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लो सेटल्ड नहीं, ये लो है सर सेटल्ड। लिखिए विशेषज्ञ के साक्ष्य को मुख्य साक्ष्य से अधिक, मुख्य साक्ष्य से अधिक, मुख्य साक्ष्य से अधिक, मुख्य साक्ष्य से अधिक अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। मुख्य साक्ष्य से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। द एक्सपर्ट एविडेंस शुड नॉट गिवन प्रेसिडेंस, द एक्सपर्ट एविडेंस शुड नॉट गिवन प्रेसिडेंस, should not be given precedence. The expert evidence should not be given precedence over substantive evidence, over substantive evidence, over substantive evidence. ठीक है। और ये बहुत मतलब ये सेटल्ड लो है तो इसके ऊपर ज्यादा जजमेंट नहीं है, लेकिन 2019 का जजमेंट था, ये मैंने आपको लिखवा दिया। डन, ठीक है।
तो आई थिंक that is very sufficient with respect to expert opinion. एक केस का नाम लिखिए, राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। केस का नाम लिखिए, राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अरे उसको बंद कर दो, बंद कर दीजिए। राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मुझे पता है बीजीटी चल रहा है एंड यू ऑल गाइस हैव वेरी इंटरेस्ट इन द बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और तुम क्लास में बीजीटी देखोगे तो फिर तुम्हारा बीजीटी हो जाएगा एग्जाम के अंदर, है ना। मैं भी अभी सुबह सुबह उठ के यही देख रहा था बट लेकिन ठीक है, क्लास देखे, अपने काम में काम रखिए। अपने जब पढ़ाई करने तो पढ़ाई करनी है, देखिए तो अगर तुमने संतुलन बनाना सीख लिया ना जीवन में तो तुम बहुत कुछ कर जाओगे। राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दिस इज 1973 सुप्रीम कोर्ट। ऐसे पूछ लेते हैं केसेस को, इसमें क्या बोला है क्या नहीं बोला है, वो सारी बातें जो लिखवाई है वो इससे बोलिए, लेकिन ऐसे एमसीक्यू में आता है कि विच केस इज रिलेटेड टू, तो लैंडमार्क जजमेंट से लिखा दिया, ठीक है ना। विच केस इज रिलेटेड टू सो एंड सो, ये चीज पूछी जा सकती है। सो मेक श्योर। डन। चलिए, किसका नाम ही सफिशिएंट लिखने के लिए। सेक्शन 40। एक लाइन और इसमें ऐड कर लीजिए, एक लाइन और इसमें ऐड कर लीजिए प्लीज। अपने इलस्ट्रेशंस इसके कवर हो गए थे, करवा तो दिए थे इलस्ट्रेशंस मैंने कवर। कैसे नहीं हुए थे कवर? वी हैव डिस्कस्ड द इलस्ट्रेशंस कि पॉइजन के सिम्टम्स क्या होंगे। अच्छा, पूरे नहीं हुए थे। आगे लिखिए इसमें, "39 क्लोज टू" लिखिए। 39 क्लोज टू, 39 का दूसरा क्लोज, इन्होंने नया जोड़ा है क्लोज, ठीक है ना। इट वॉज अर्लियर, इट वॉज नॉट देयर, अर्लियर इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम ये जो क्लोज है, हाँ पहले ये जो क्लोज था ये 46A हुआ करता था। क्या हुआ करता था? 46 है, लेकिन अब इन्होंने सेकंड क्लोज बना दिया है, तो इसमें प्लीज लिखिए, लिखिए 39 का क्लोज टू। इलस्ट्रेशंस के नीचे देखिए, इलस्ट्रेशंस के नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्लोज टू है जी। क्लोज वन के 3 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, उसके नीचे फिर क्लोज टू है, तो जो इलस्ट्रेशन हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट के हैं। अर्लियर इट वाज 46A, 45 पे होगा फिर, ठीक है। लिखिए इसमें, wherever in proceedings, wherever in proceedings, wherever in proceedings, wherever in proceedings, the court has to form an opinion, the court has to form an opinion, the court has to form an opinion with respect to computer resources, with respect to computer resources, the opinion of examiner of electronic evidence, the opinion of examiner of electronic evidence, the opinion of examiner of electronic evidences as per section 79A, as per section 79A of IT Act, 79A of the IT Act is a relevant fact, is a relevant fact। सर जो एग्जामिनर जो चेक करेगा, एग्जामिनर जो परीक्षक होगा IT Act में अंदर जो दिया हुआ है, वो भी अगर कोई चीज चेक कर रहा है कि भैया ये कंप्यूटर का मैसेज इसके लैपटॉप से आया था नहीं आया था, हो सकता है ना, इसी आईपी एड्रेस से ये मैसेज सेंड हुआ था नहीं हुआ था, इसी आईपी एड्रेस से मेल आया था नहीं आया था, जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, जो एग्जामिनर आपको रिपोर्ट बना के दे रहा है कि हाँ सर इसी से आया था, तो वो भी क्या है सर, उसको भी आप क्या मानोगे, उसको भी आप मानोगे रिलेवेंट फैक्ट विद रेस्पेक्ट टू दैट थिंग। लेकिन अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं इनको तो सर कंक्लूसिव मानना चाहिए, क्योंकि अगर किसी आईपी एड्रेस से कोई चीज आ रही है तो वो तो भाई कंक्लूसिव ही है। आईपी एड्रेस थोड़ी ना, आप उसमें थोड़ी ना छेड़छाड़ की जा सकती है,
लेकिन अगर मान लीजिए एक्सपर्ट जो बना के दे रहा है, एग्जामिनर बना के दे रहा है, क्या पता उसने ब्राइब ले लियो। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हमारे टाइम पे ना एक पेज चला करते थे, कन्फेशन पेज। कॉलेज का क्या 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 चलता था? अभी तो नहीं, उस टाइम तो नए नए आए थे, तो इट वाज वेरी न्यू फॉर ऑल द पर्संस की कन्फेशन पेज स्टार्ट हुआ है। तो कन्फेशन पेज में क्या होता था कि पोस्ट करने, एडमिन रैंडमली उसके पास पोस्ट आती थी, फिर वो खुद को पोस्ट करता था। एडमिन खुद पोस्ट करता था, और एडमिन कौन होता था वो उसका भी पता नहीं लगता था विदाउट गोइंग इनटू द आईपी एड्रेस। किसी ने क्या है, कुछ डायरेक्टर थी एक हमारे, एंड शी इज वेरी रेस्पेक्टेड लेडी एट टाइम, और अभी भी वो है रेस्पेक्टेड। उनकी रिगार्डिंग किसी ने कुछ कन्फेशन लिखा होगा, एंड इट वाज पोस्टेड ऑन द फेसबुक, और किसी ने उसमें मेरा नाम ले लिया, डेट ही इज द एडमिन ऑफ फेसबुक पेज। देन आई सेड कि मैम, आई डोंट इवन नो माय व्हाट इज माय फेसबुक आईडी एंड पासवर्ड। हाउ कुड बी आई द फेसबुक एडमिन पेज ऑफ दैट? आई एम नॉट नो। फिर वो आईटी डिपार्टमेंट से लोग आए, उन्होंने मेरा लैपटॉप देखा, देन दे सेड कि नो नो मैम, ही इज नॉट। मैंने बोला कि मैम, इन द माय वाइल्डेस्ट ड्रीम आई कुड नॉट बी है। मेरे को क्या मतलब इन सब से? हाँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि आपको कोई आपका नाम ले लेता है, ऐसा होता है कि प्रिंसिपल का बहुत क्लोज है, डीन का बहुत क्लोज है, एंड ही वांट टू इनकल्पेट यू। तो नहीं सर, मैम, आई नो देयर इज अ गाय हु इज वेरी एक्सपर्ट इन ऑल दिस स्टफ। मैंने बोला हाँ, आई एम एक्सपर्ट इन आईटी, बट मेरे को ये फेसबुक पे नहीं अच्छा लगता है। आई लव टू हैक्स थिंग्स। मेरे को कोडिंग अच्छी लगती थी उस टाइम पे भी। मेरे को इन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है, और लोग जानते थे कि आई हैव सर्टेन इंटरेस्ट इन। एक बार मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगा दिया था कि सर ने वेबसाइट हैक कर ली इंस्टीट्यूट की। हैक नहीं की थी, मेरे को पासवर्ड्स पता थे कि इनके क्या क्रेडेंशियल है। इतना मतलब सर्वर का जो सिक्योरिटी था, दैट वाज नॉट वेरी स्ट्रांग, तो इजीली क्रैकेबल था वो। तो किसी ने बताया कि फिर वो मैंने बताया कि यू शुड बी मोर स्ट्रांग, ये जो पासवर्ड है आपका एडमिन का, ये इसको और स्ट्रांग करो। बाद में वो हैक हो गई, तो मेरे ऊपर ही लिगेशन आ गया था उसका। दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। तो अक्सर वैसे ही अगर कहीं से ईमेल अगर सेंड हुआ है, तो उसका जो आपको क्रेडेंशियल्स हैं, वो आपको उसके ऊपर आता है। तो दिस आर द मोमेंट्स इन कॉलेज। बट ठीक है, आई वाज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स। मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था, और ये सारे जो टेक्निकल काम होते थे इसमें। लेकिन कभी मैंने ये फालतू काम नहीं किया कि कन्फेशन पेज मेंटेन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये सब मेरे को अपना फेसबुक आईडी आज भी नहीं आता था क्या पासवर्ड है। वो तो ऑटो सेव हो जाता है फोन में, तो वही याद है, बाकी किसी को नहीं पता कुछ भी। चलिए, तो ऐसा कुछ रहा कॉलेज का सीन। No, I was in second year that time. That moment I was in second year. फिर फोर्थ फिफ्थ ईयर में जाकर तो फिर पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा के फिर तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लव कम हिंदी में नहीं लिखवाया मैंने, हिंदी में लिखी। जहाँ कहीं भी जहाँ कहीं भी न्यायालय को न्यायालय को न्यायालय को किसी इलेक्ट्रॉनिक सूचना के संबंध में कोई राय बनानी हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक सूचना के संबंध में कोई राय बनानी हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक सूचना के संबंध में कोई राय बनानी हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक सूचना के संबंध में कोई राय बनानी हो, तो धारा धारा 79 क धारा 79 क सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 79 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दी गई परीक्षक की राय, अधिनियम 2000 में दी गई परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है। एक सुसंगत तथ्य है यार, एक सुसंगत तथ्य है, एक सुसंगत तथ्य है। ऑलरेडी इट वाज 45A, हाँ 45A था पहले, ये 46 तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा। सुसंगत तथ्य है। स्पष्टीकरण लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए, एक्सप्लेनेशन में लिखिए, द एग्जामिनर of electronic evidence shall be an expert. The examiner of an electronic evidence shall be an expert. The examiner of an electronic evidence shall be an expert. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य
का परीक्षक, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक, स्पष्ट लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक एक विशेषज्ञ होगा, एक विशेषज्ञ होगा, एक विशेषज्ञ होगा, एक विशेषज्ञ। मान लीजिए किसी के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, चार्जेस लगे हुए हैं कि भाई इसने थ्रेटन किया है इस एयरपोर्ट को कि यहाँ पे बम पड़ा है। अब उस आदमी का जब लैपटॉप देखा गया और जो सर्वर आईडी उसे ट्रेस किया, उसे और ट्रेस करने से पता लगा कि इसी से आईपी एड्रेस से, इसी आईपी एड्रेस से ये शेयरिंग हुई है, ये मेल गया है, तो जो एग्जामिनर उसका लैपटॉप उठा के लेके जाएंगे, पुलिस वाले लेके जाते हैं ना लैपटॉप उठा के, लैपटॉप लेके लेके जाएंगे, लैपटॉप में वहाँ का जो उसका जो आईपी एड्रेस होता है उसको ट्रेस करेंगे, और जो आईपी एड्रेस होता है वो इंटरनेट के थ्रू ट्रेस होता है, ट्रेसेबल होता है। उसने कौन सा फोन से इंटरनेट लिया था, क्या पता वहाँ कोई, अगर वहाँ पे कोई वाईफाई राउटर था तो उसको भी निकाल के ले जाएंगे, अगर फोन से चला रहा था तो फोन भी ले जाएंगे। तो कभी भी ऐसे मामले होते हैं तो फोन को और लैपटॉप को साथ में ही लेके जाते हैं। फिर वो जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा कि हाँ सेम से भेजा था, अब उसको लगेगा कि नहीं सेम से नहीं था, तो फिर डिवाइस को ढूंढा जाएगा। समझ में आई कि हाउ द थिंग्स शुड वर्क इन। जैसे कहीं कहीं भी क्या होता है, जैसे कोई फोटो क्लिक होती है, जैसे आईटी में जब आप सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हो, जैसे मान लीजिए एक मोबाइल से एक फोटो क्लिक हुई है, उसकी गैलरी में वो फोटो मिली है मान लीजिए, आप ये भी बता सकते हो कि ये फोटो इस फोन से कैप्चर हुई है या नहीं हुई है। जैसे एक फोन की कंपनी खुली थी इंडिया के अंदर, उसने अपनी वेबसाइट पे फोटोज डाले, बहुत क्रिस्टल क्लियर और बहुत अच्छे अच्छे फोटोज डाले, बाद में मालूम पड़ा कि वो सारे डीएसएलआर के फोटोज थे। तो वो बता रहे थे कि ऐसा देखते हैं ना अपन कोई फोन खरीदने जाते हैं तो ऐसे देखते हैं ना कि यार ये फोटो इससे खिंचा है, ये किससे से खिंचा है, तो लोगों ने बता रखा था कि इन्होंने नकली फोटोज लगा रखे हैं, एक सोनी के डीएसएलआर से फोटो खींच के उसको वेबसाइट पे लगा दिया। समझ में आई। और ऐसा पहले बहुत होता था जब शुरुआत में फोन फोन में कैमरे आने लगे थे तब, कि इतना अच्छा कैप्चर करता है। समझ में आई। नाउ राइट द सेक्शन, सेक्शन नंबर 40, सेक्शन नंबर 40। प्लीज बैरेट को नोट कर लीजिएगा और इसमें लिख, बैरेट के लिए जगह छोड़ दीजिए, प्लीज बैरेट के लिए जगह छोड़ दीजिए, पूरा बैरेट लिखना है, नोट पूरा कीजिए, मैं तो जो लिखवाऊंगा वो लिखिए। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन, द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन, द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन when the opinion of expert is relevant, when the opinion of the expert, the opinion of an expert is relevant and has been cited, इस प्रावधान, इस धारा का, इसलिए इस धारा का प्रभाव यह है कि, इस धारा का प्रभाव यह है कि, इस धारा का प्रभाव यह है कि जहां कहीं भी विशेषज्ञ की राय समर्थन करती हो, जहां कहीं भी विशेषज्ञ की राय समर्थन करती हो या या असंगत हो, या असंगत हो, या असंगत हो, तब भी ऐसी राय को सुसंगत माना जाएगा, 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 तब भी ऐसी राय को सुसंगत माना जाएगा। And has been cited, the fact will either support, the fact will either support, the fact will either support or or contradict, or contradict, or contradict. It will also become relevant, 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 इसको बोलते हैं सर रेस इंटर एलिया एक्टा। इसको क्या बोलते हैं, एक मैक्सिम लिखिए, रेस इंटर, रेस इंटर एलिया एक्टा, मैक्सिम लिखिए। एक्टा।
इसका मतलब होता है इसका जो अब इसका मतलब होता है रेस इंटर एलिया का मतलब होता है ए थिंग डन बिटवीन अदर पर्सन, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज है जो दूसरे व्यक्तियों के बीच में जो हुई है। जैसे मान लीजिए एक्सपर्ट की एक टीम को आपने काम दे दिया, अब एक्सपर्ट की टीम एनालाइज करेगी और एक्सपर्ट की टीम ने एक ओपिनियन दिया, तो चाहे उनका ओपिनियन उसको सपोर्ट करता है या अगेंस्ट कोई बात करता है, आप वो चीज क्या हो जाती है सर, रिलेवेंट में जाती है। तो इसमें एक का मतलब बेसिक ले लीजिए ए थिंग डन बिटवीन अदर्स, ए थिंग डन बिटवीन अदर्स, दूसरों के बीच की गई बात, दूसरों के बीच की गई बात। सर एक्सपर्ट तो दूसरे लोग है ना, उनके बीच कोई भी बात की गई है, तो रेस इंटर एलिया एक्टा जो है सर उसकी सारी बातें क्या होती है, दूसरों के बीच की गई बात, यहाँ पे क्या बन जाती है सर, रिलेवेंट, सुसंगत हो जाती है। आप देखोगे पब्लिक एट लार्ज ओपिनियन क्या बात करता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सपर्ट क्या बात करते हैं, एक्सपर्ट क्या बात बोलते हैं उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको सर्टेन एक्सपर्टीज है। बात समझ में आई? दूसरों के बीच की गई बात, इसका मतलब ये होता है ए थिंग डन बिटवीन अदर्स। ठीक है, जैसे मैं आपको और भी इसके एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को जहर दिया गया, अब एक्सपर्ट बोल रहा है कि नहीं ये जो जहर है ये जहर साइनाइड है, और एक एक्सपर्ट बोल रहा है कि नहीं इससे स्नेक बाइट, क्या है ये, स्नेक बाइट। अब यहां पे अगर ओपिनियन मिसमैच हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक्सपर्ट बोलता है साइनाइड है, लेकिन एक बोल रहा है स्नेक बाइट है। अब जब ये दो ओपिनियन एक दूसरे से मिसमैच कर रहे हैं, तो चाहे वो पॉइजन के सिम्टम्स फिर देखा जाएगा और बाकी चीज देखी जाएगी ना। जैसे मान लीजिए दो रिपोर्ट आ गई आपके पास साइनाइड की, तो साइनाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं, स्नेक बाइट के सिम्टम्स क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक है या होमोटॉक्सिक है, कौन सा जहर है, दो तरह के जहर होते हैं ना सांप के अंदर, न्यूरोटॉक्सिक होता है, होमोटॉक्सिक होता है, किस तरह के जहर ने उसको काटा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसके क्या सिम्टम्स है। तो हर वो चीज क्या होती है, चाहे वो सपोर्ट करे चाहे अगेंस्ट में, चाहे वो कॉन्ट्रडिक्शन हो चाहे फिर वो कोरोबरेटिव हो, चाहे वो सुसंगत हो या फिर संपुष्ट हो, हर वो चीज क्या है सर, सुसंगत है, हर वो चीज रिलेवेंट है फॉर द पॉइंट। ये बात समझ में आई? तो जो सेक्शन है अपना 40 इसके रिगार्डिंग बात करता है, सेक्शन 40 किसके रिगार्डिंग बात करता है सर, इसके रिगार्डिंग बात करता है। एक बार इसका लेजिस्लेशन देख लीजिए आप, सेक्शन 40 के लेजिस्लेशन देख लीजिए प्लीज। The question is whether A was poisoned by the certain poison. The fact that the other person who were poisoned by the that poison exhibited certain symptoms which experts affirm or deny. Which experts affirm or deny to be symptom of that poison is relevant. भाई एक आदमी को क्या किया है सर, कोई अमुक विष दिया गया है, तो विष देने की वजह से क्या जिन व्यक्तियों को विष मिला था क्या उनको भी सेम सिम्टम्स थे? देयर इज अ वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, मैं आपको पहले भी बताया है, एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है उसका नाम है साइनाइड वर्सेस करी, आप देखना उसको, इट्स वेरी वंडरफुल, 1.5 घंटे की वो है, रियल इंसिडेंट में बनी हुई एक छोटी सी वेब सीरीज है, 1.5 घंटे की है। उसमें आपको पता लगेगा कि साइनाइड के क्या प्रभाव होते हैं। एक महिला ने अपने घर के 12 लोग मार दिए, 12 लोग मार दिए, सबकी मौत कैसे हुई, हार्ट अटैक से। इसमें 6 साल की बच्ची को कभी हार्ट अटैक आ रहा है, कभी 60 साल की औरत को हार्ट अटैक आ रहा है, कभी उसने अपने पति को मार दिया, और मतलब दैट वुमन 15 साल में उसने घर के 12 लोग मार दिए और किसी को शक ही नहीं हुआ। और फिर उसकी जो बहन होती है, मतलब उसकी जो हमारे कहते हैं ना ननद, तो उसके पति की जो बहन होती है उसको शक होता है कि सबकी डेथ एक ही जैसे क्यों हो रही है, और बाद में फिर वो जिस उसने अपने पति को मारा और जो आदमी उसको पसंद आया उसने उसकी वाइफ को भी मार दिया, उसकी बेटी को भी मार दिया कि लाइबिलिटी ना लेनी पड़े। शी हैज किल्ड मोर देन 12% और सबकी डेथ एक जैसे हुई है साइनाइड से। साइनाइड कहां से लाए, साइनाइड लाई ज्वेलरी वाले जो गोल्ड का काम करते हैं उनके पास क्या होता है सर। तो देखना इससे वंडरफुल सीरीज, वंडरफुल 1-1.5 घंटे का एपिसोड है वो पूरा, उसमें आपको पता लगेगा कि यार इस पॉइजन कैसे काम करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। क्योंकि अगर किसी जहर का सिम्टम हार्ट अटैक है तो आजकल तो हार्ट अटैक से वैसे ही बहुत लोग निपट रहे हैं, और जब घर में 65 साल के आदमी को हार्ट अटैक हो जाए तो कौन पोस्टमार्टम करवाता है, करवाएगा कोई?
बोलेगा कि हाँ चलो उम्र ज्यादा थी और आजकल तो, और क्या बोलेंगे, कोविड की डोज है सेकंड ये बोल रहे हैं ना आजकल। अब बताओ, उसने उस टाइम पे मार दी जब कोई कोविड नहीं था, और 12 लोग मारने के बाद उसको पकड़ नहीं पाई पुलिस। कोविड है सेकंड, है सेकंड डोज के बाद में बहुत दिक्कत हो गई है। अरे कहाँ से ये थ्योरी सेकंड डोज के बाद दिक्कत हो गई? लोग हेल्थी लाइफस्टाइल को दोष नहीं देते, वो छोड़ो अब क्या बोलने का है। कोविड की डोज ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन हेल्थी लाइफस्टाइल रखिए। और बहुत से लोग हेल्थी लाइफस्टाइल के बाद भी निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो जो भी जितनी चाबी भरी राम ने उतने तो खिलौना चलेगा, थोड़े ना कि आप उसको भगाते रहोगे जितना वही ऊपर वाले ने दिया है तुमको उतने तो तुम जियोगे। 41 लिखिए प्लीज, सेक्शन 41। अब 41 में आई है सर, और 41 में समझते हुआ क्या है 41 के अंदर। इसको बोलते हैं कि सर किसी भी व्यक्ति की अगर आपको हैंडराइटिंग को साबित करना है। अरे सर एक लेटर मिला है पुलिस को, क्या मिला है? एक खबर मिली कि सुसाइड हुआ है। क्या 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 खबर मिली? पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ कमरे से, और उसमें लिखा हुआ कि मैं अपने स्वयं की इच्छा से जा रही हूँ, उसका जिम्मेदार किसी को ना माना जाए, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, ऐसे वैसे करके। जिस घर में मिला वो घर क्या था ना सर, सुसाइड नोट जब भी मिलता है तो पुलिस देखती है कि क्या घर खुला हुआ था, या क्या कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। पुलिस क्या देखती है? क्या देखती है पुलिस सबसे पहले? क्या घर खुला हुआ था या फिर घर की कुंडी अंदर से लगी हुई थी? अगर मान लीजिए घर की कुंडी अंदर से लगी हुई है और घर लॉक था, सपोज इट वाज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, यहीं पे ऑलमोस्ट पुलिस वाले खत्म कर देते इन्वेस्टिगेशन कि हाँ चलो इसका सुसाइड है। लेकिन सर क्या पता कोई विंडो के थ्रू बाहर निकल के गया हो, और विंडो की उसने क्या हटाई है, पूरी ग्रिल, और ऐसी ग्रिल जिसके बटन बाहर से खुलते हो, तो क्या पता लगेगा? डिपेंड करता है कि हैंडराइटिंग जो सुसाइड नोट होता है, सुसाइड नोट की अगर आपको हैंडराइटिंग देखनी है, whenever you want to check the हैंडराइटिंग, आपको जब भी कभी किसी चीज की हस्तलेख देखना है तो हस्तलेख के बारे में क्या कोर्ट बोलता है और क्या कोर्ट का ओपिनियन होता है उसको हम समझते हैं। क्या समझ समझ में आई? ये प्रोविजन जो है ये उसी रिगार्डिंग बात करता है। ये प्रोविजन किस रिगार्डिंग बात करता है? उसी के रिगार्डिंग बात करता है। मैं आपको और भी प्रोविजन समझाऊंगा इसके। दिख रहा है आप लोगों को? अरे कौन सी मैडम आ गई है? ठीक है। But the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed. The opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was not written by signed by that person is irrelevant. Is a relevant fact. समझिएगा एक बार, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट समझेंगे बस, बाकी फिर तो आसान सा ही है, पूरा प्रोविजन आसान सा है।
क्या बोलना चाह रहा है सर? मान लीजिए न्यायालय को राय बनानी है अपनी, मान लीजिए कोर्ट को अपनी एक ओपिनियन फ्रेम करनी है, भाई ये जो पर्सन है जिसके बारे में क्या उसी पर्सन के द्वारा क्या वो डॉक्यूमेंट लिखा गया है या साइन किया गया है, तो उन लोगों की ओपिनियन, तो उन लोगों की राय महत्व करेगी जिन्होंने उस आदमी की हैंडराइटिंग को जानते हो, उसकी हैंडराइटिंग देखी हो। जैसे मान लीजिए मेरा स्टाफ है, मेरी हैंडराइटिंग जानता है आज अच्छे से कि सर की हैंडराइटिंग कौन सी है। जैसे आपका कोई दोस्त रहा है, बचपन से साथ बैठा है, साथ पढ़ा है, तो आपको उसकी हैंडराइटिंग अच्छे से पता होगी, ठीक है। आपके घर में आपको आपकी भाई की, बहन की, दीदी की, सबकी हैंडराइटिंग डेफिनेटली पता होगी उसकी हैंडराइटिंग है या नहीं है, क्योंकि आपने देखी उनकी हैंडराइटिंग। बात समझ में आई? तो उन लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, उन लोगों का ओपिनियन मैटर करता है जिन लोगों को स्पेशल नॉलेज है। क्या है उनको? नॉलेज। यहाँ पे कोई एक्सपर्ट है क्या? आपकी आपके आपके एक्सपर्ट हो क्या? हम अगर अगर आप अपनी घर के भाई पापा की हैंडराइटिंग देख रहे हो तो क्या आप एक्सपर्ट थोड़े ना हो, लेकिन आपको क्या है, एक शॉर्ट ऑफ स्पेशल नॉलेज, आपको एक विशेष ज्ञान है उनके हैंडराइटिंग का, उनके साइन का। ये बात समझ में आई? आगे देखिए, पहली बात तो समझ में आई। आगे देखिए, विद द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन whom it's supposed to be written or signed और was not written or by hand। तो सर आप जो बोलोगे कि नहीं सर ये इनकी राइटिंग है, या तो आपने बोला कि हाँ सर इनकी राइटिंग है, या फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये इनकी राइटिंग नहीं है, तो आप जो अपनी राय दे रहे हो वो राय क्या है सर? रिलेवेंट है, वो राय सुसंगत है। ये प्रोविजन है, सिंपल सी बात करता है, इट्स अ वेरी प्लेन एंड प्लेनरी प्रोविजन। आसान सा प्रावधान है। क्या इसमें कुछ नहीं है 41 में। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। ए पर्सन इज सेड टू बी अक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही वाज सीन दैट पर्सन राइट। और सर वो आदमी कैसे कैसे बताएगा, वो आदमी कैसे बताएगा कि मैं उसकी हैंडराइटिंग से परिचित हूं? अरे मैं कह रहा हूं कि आप उसकी हैंडराइटिंग से परिचित है या नहीं, कैसे बताओगे? लिखते हुए देखा हो, या फिर लेटर रिसीव किया हो। जैसे आज मैं मेरे दादाजी बोलते हैं, मेरे दादाजी परदादाजी बोलते हैं कि महात्मा गांधी के पत्र हैं हमारे पास, और मैं क्या करता हूँ, जयपुर में तो हुई है, मैंने एक ऑक्शन के लिए अप्लाई कर दिया कि मैं ऑक्शन करूंगा महात्मा गांधी के लिखे हुए पत्र। जैसा देश का समय चल रहा है तो महात्मा गांधी के पत्रों में लोगों को कम इंटरेस्ट होगा, लेकिन मान लीजिए क्योंकि समय जो है वो कुछ अजीब दिशा में चल रहा है इस टाइम, महात्मा गांधी जी के कुछ लिखे हुए पत्र हैं, लेकिन कोई हो जो गांधीन फिलोसॉफी पे बिलीव करता हो, महात्मा गांधी के लिखे हुए पत्रों को मान लीजिए मैं बताता हूं कि मेरे पास महात्मा गांधी जी के लिखे हुए पत्र हैं और मैं उनको सेल करना चाहता हूं, ऑक्शन करना चाहता हूं। तो सवाल ये है कि भाई है भी या नहीं सही में पत्र? मैं बोलूंगा ना कि मेरे परदादा और महात्मा गांधी अच्छे मित्र हुआ करते थे, मेरे परदादा स्पॉन्सर किया करते थे उनके ट्रिप को, उनके इलाहाबाद इलाहाबाद जा रहे हैं कभी तो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, कभी कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हो रहा है तो लाहौर अधिवेशन की टिकट करा के दे रहे हैं, तो अच्छे मित्र थे ये, है ना। जैसे माणिकलाल बजाज हुए, जमनालाल बजाज, माणिकलाल बजाज दोनों। अब जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के कौन से पुत्र माने गए? छठे पुत्र। 5 पुत्र थे उनके पहले ही, और छठे पुत्र इनको माना गया क्योंकि पूरा पैसा कौन लगाता था महात्मा गांधी की ट्रिप पे? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज की खुद की मिलें थी, तो कहते थे स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी अपनाएंगे तो फिर कहां से फायदा किसका होगा अल्टीमेटली? जो भी था, अब मैं ज्यादा इतिहास में कुरेदना नहीं चाहता, बट द थिंग इज, मान लीजिए मेरे पास लेटर लिखे हुए हैं आज और मैं आगे बोलता हूँ कि नहीं नहीं है। अब लोगों ने पूछा कि आपके पास कैसा है, बोले कि हमारे परदादा मित्र हुआ करते थे, तो एक दूसरे को लेटर लिख लिख के भेजा करते थे। तो मैं उसमें लिखा था मेरे दादा परदादा ने, प्रिय मित्र मोहन कैसे हैं आप? मोहन ही बोलेंगे ना, सुना आप स्वास्थ्य में ठीक है, बकरी का दूध पी रहे हो नहीं पी रहे हो, अब सब लिखा उसमें। तो लेटर्स में जब अब देखिए, तो कहने का मतलब ये, अब इसको पढ़िए, who has seen the person right or when he has received documents purporting to be right written by them। तो रिसीव किया ना, पत्र लिखेंगे तो सर पत्र आएगा तो सही आपके पास। उस टाइम टाइप ये तो बैठता नहीं था, लिख के भेजना पड़ता था, थोड़ा ना मेल कर दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया बढ़िया हूं मैं, बकरी अच्छा दूध दे रही है, ये थोड़ी होगा। उस टाइम तो लिखना पड़ेगा ना सर, पत्रों के माध्यम से आपको। तो ये सब लिख के अगर आप ये समझते हो तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, और मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट उस पर्सन के बारे,
उसके अथॉरिटी से मिला है और एड्रेस मिस किया, तो सर वो चीज क्या है सर, वो सब चीज रिलेवेंट है। इसका स्पष्टीकरण भी ये बोलता है कि वो चीजें क्या मानी जाएगी, रिलेवेंट मानी जाएगी। अरे कोर्ट को जब भी देखना है कि हैंड राइटिंग उस आदमी की है या नहीं है। सामने वाली पार्टी बोलती है सर ये सुसाइड लेटर इसने नहीं लिखा हुआ, इसको किसी ने मारा है जान से। अरे ऐसा होता है कि एक आदमी है, एक मैंने जब वकालत करी तो जयपुर में तो बहुत केसेस ज्यादा आते हैं इस टाइप के, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया। किसने क्या कर लिया सर, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, या फिर एक लड़का है पार्टी करने गया और वहीं पे उसकी गिर के छत से गिर के डेथ हो गई, तो घर वाले आके ये नहीं बोलेंगे कि लड़का शराब पीने क्यों आया था, वो बोलेंगे कि दोस्तों ने पिलाई है और दोस्तों ने उसको धक्का देके गिरा दिया। ये इनकी थोड़ी हैबिट रहती है पेरेंट्स की। अब मान लीजिए एक लड़के ने सुसाइड किया और वो बोल रहे कि नहीं नहीं इसको परेशान करते थे, बुली करते थे, सुसाइड कर ही नहीं सकता हमारा बच्चा, बहुत हंसमुख प्रवृत्ति का लड़का था, हैंड राइटिंग इसकी नहीं है। अब मान लीजिए एलिगेशन अगर लगाए हैं तो फिर वो आदमी आके बोलेगा ना कि सर, तो वो सपोर्ट करे या अगेंस्ट में बोले, वो हर चीज क्या है, रिलेवेंट। और कभी मान लीजिए कोई लेटर ऐसा है तो या तो उस आदमी ने लिखते हुए देखा हो, या फिर मेरे पास कॉमन ट्रांजेक्शन्स में एक समव्यवहार में कोई पत्र आया हो, तभी तो बताऊंगा कि राइटिंग उसकी है नहीं है। जरूरी है कि आप उस आदमी से मिले हो। जैसे मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है रॉबर्ट, फिनलैंड रहता है। अब मान लीजिए मैं उसको पत्र भेजता हूँ तो रॉबर्ट का पता है ना मुझे कि रॉबर्ट लिखता है कैसे, कभी जिंदगी में मिला नहीं हूं मैं रॉबर्ट से, लेकिन हो सकता है कि हो ना। समझ में ही आपको ये पॉइंट क्लियर है, लिख लीजिए थोड़ा सा इसमें। आज हेमांग कैसे नहीं आए, लिखिए इसमें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 धारा 41 के अंतर्गत when the court had to determine the question, जहां कहीं भी न्यायालय को किसी दस्तावेज में लिखित या हस्ताक्षरित के संबंध में राय बनानी हो, determine the question whether a document is written or signed by a person, आगे लिखिए the court can admit the opinion of person, तो न्यायालय उस व्यक्ति की राय को ग्राह्य मानेगा जो कि उसके द्वारा लिखे गए या हस्ताक्षरित किए गए से परिचित हो। The court can admit the opinion of a person who is acquainted with the person's handwriting, आगे लिखिए। It includes following, इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं। पॉइंट नंबर ए, who has seen that person's writing, वह व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो, पॉइंट नंबर बी लिखिए। who has received document in general transactions, जिस व्यक्ति ने सामान्य समव्यवहार में
ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए हों जिस व्यक्ति ने सामान्य समव्यवहार में ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए हों, ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए हों। तीसरा लिखिए, who has received in ordinary course of business, who has received in ordinary course of business, वह व्यक्ति जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में, वह व्यक्ति जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में, वह व्यक्ति जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में, वह व्यक्ति जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में वो दस्तावेज प्राप्त किए हों, वो दस्तावेज प्राप्त किए हों। इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए प्लीज। द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन लेटर इज इन राइटिंग। थोड़ा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका, ठीक है ना। आइए नीचे तुमको इलस्ट्रेशन दिखाता हूं उसका मैं। पढ़िए इसको, इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है। सर इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलस्ट्रेशन सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे बनते हैं। The question is whether a given letter is in the handwriting of a merchant in ईटानगर। सर एक व्यापारी हैं जो कहाँ के हैं, व्यापारी कहाँ पे सर, ईटानगर कहाँ पे सर, बताइए मुझे तुम लोग आज। हाँ नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ कहाँ का है, ईटानगर वहां आता है। अच्छा ईटानगर कहाँ की कैपिटल है आज, इम्फाल, इट इज इम्फाल, इम्फाल की कैपिटल ईटानगर, एक बार कंफर्म कीजिए। इम्फाल की कैपिटल ईटानगर नहीं है, इम्फाल स्टेट होता है। इम्फाल स्टेट नहीं, लेकिन ईटानगर कहाँ है आता है बताइए मुझे। इम्फाल में आता है, कहाँ आता है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है सर। हाँ किसी की राजधानी तो है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ये एटा की बात कर रहे होंगे। एटा की बात करते हैं, वो रास्ते इसलिए आते बहुत ही बेकार है। आप यूपी वाले एटा की बात कर रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो सर एक सवाल ये है, वेदर ए गिवन लेटर इज इन हैंडराइटिंग ऑफ ए, भाई एक ईटानगर में एक व्यापारी है, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, वहां पे एक व्यापारी है ए, क्या उसकी हैंडराइटिंग है। बी इज ए मर्चेंट इन बेंगलोर, बेंगलोर में एक व्यापारी है, दूसरा व्यापारी कहाँ पे, अरे भारत का नक्शा ऐसा है ना अपना, ठीक है। तो बेंगलोर अपना यहाँ पे, ईटानगर है लास्ट में, तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी। हु इज रिटन एड्रेस टू ए एंड रिसीव्ड लेटर्स फॉर प्रपोर्टिंग बाय हिम। अब क्या होता है ना सर, ये क्या करता है सर, बी लेटर्स लिखता है किसको, ए को, और जिसने भाई उसको मिलते होंगे। सी इज बीज क्लर्क हुज ड्यूटी इज टू एग्जामिन, भाई जो इसका एक क्लर्क है, उसका उस क्लर्क का नाम क्या है, सी। बेंगलोर में एक बी बैठा है, इसका एक क्लर्क है सी, उसका काम क्या है सर, कि जो भी लेटर्स आते हैं उनको शॉर्ट करना, कि कौन सा दिन को देना है, कौन सा सेठ जी को देना है। is received to be purporting to C. C is the B's clerk whose duty is to examine, whose duty it was to examine and file B's correspondence. D is B's broker to whom B is habitually submitted the letters purporting to be written by A for the purpose of advising him thereon. The opinion of B, C and D, the question whether the letters is in the handwriting of A are relevant. क्योंकि सर A की handwriting को कौन-कौन देख रहा है, A की handwriting को B भी देख रहा है, और जो उसका क्लर्क है सी वो भी देख रहा है, और जो उसका ब्रोकर है डी वो भी देख रहा है। तो तीनों लोगों ने उसकी हैंडराइटिंग को देखा है, एक ही हैंडराइटिंग को। हो सकता है ना अरुणाचल प्रदेश में चाय के बागान हो ईटानगर में, तो उसके लेटर को बी भी देखता है, उसका क्लर्क सी भी देखता है, और उसका ब्रोकर वो भी देखता है, देखो क्या लिख के भेजा उन्होंने। तो इन तीनों ने उसकी हैंडराइटिंग को देखा है, रिसीव किया है, बिजनेस में कारोबार के अनुक्रम में भी रिसीव किया है, जनरल ट्रांजेक्शन्स में भी रिसीव किया है, तो ये चीज रिलेवेंट है। समझ में आया सेशन, इलस्ट्रेशन समझ में आया। और जो सेकंड क्लोज है सर, ये सेकंड क्लोज इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से जोड़ा है, ठीक है ना। लिखिए इसमें
सेकंड क्लोज लिखिए प्लीज, इलस्ट्रेशन को डायग्राम के फॉर्म में लिख लीजिएगा, लिखिए इसमें wherever the court has to form an opinion, wherever the court has to form an opinion, जहां कहीं भी न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, जहां कहीं भी न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, wherever the court has to form an opinion as to electronic signatures, the opinion of certifying authority, the opinion of certifying authority, the opinion of certifying authority, the opinion of certifying authority who has issued electronic signature certificate, electronic signature certificate is relevant fact, राय बनानी हो तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उनकी राय सुसंगत तथ्य मानी जाएगी। हमने सर 42 किया है, 42 पढ़ लिया अपन ने ऑलरेडी, बताइए मुझे, हैज बी डेल्ट विद 42, हैज बी डेल्ट विद सेक्शन 43, 43 भी हो गया, 42 बताइए मुझे, कल देखे मुझे बताइएगा, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कल मैं क्लास लूंगा, ठीक है, ऑन द